नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मैंने पास्ट सीरीज चला रखी थी, उस पास्ट सीरीज का लगातार पाठ के अकॉर्डिंग वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। मित्रों, यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो मेहनत और ईमानदारी के साथ लगातार वीडियो देखते रहना। यदि आपको नंबरों में इजाफा करना है तो बेटा मेरे पे विश्वास बनाए रखना और लगातार वीडियो देखते रहना। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। बिरंगा संसार। मित्रों, लेसन नंबर कौन सा है? लेसन नंबर है 10वां। ठीक है, प्रकाश के प्रकाश वाला 9वां है और ये 10वां लेसन है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मित्रों, कितने अंक का है? अभी वर्तमान समय में 4 अंक का है। अब इसमें अपन को क्या क्या पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर? नंबर 1 सबसे पहला मानव नेत्र, फिर नंबर 2 पढ़ेंगे क्या है? समंजन समता। फिर नंबर 3 पढ़ेंगे मेरे मित्रों, नंबर 3 पढ़ेंगे अपन लोग समंजन समता के बाद नंबर 3 जाता है दोष। दोष कितने प्रकार के होते हैं? वैसे 4 प्रकार के हैं, चलो चारों बता देता हूं। पहला आएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। फिर दूसरा आएगा दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। और फिर तीसरा आएगा बेटा जरा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। और मेरे मित्रों चौथा आएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा कौन सा है? मोतिया बिंद, मोतिया बिंद। ठीक है बेटा, ये 4 लोग अपन इसकी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलो, सबसे पहले आता है मानव नेत्र। अब मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र क्या होता है? एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती है। सर, ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? यानी कि जो वातावरण से हमें ज्ञान कराती है, वातावरण का ज्ञान कराती है ना, वो ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। बताओ कितनी होती है ज्ञानेंद्रियां? 5। कौन कौन सी होती है? पहले आएगा आंख, फिर नाक, फिर कान, फिर जीभ और त्वचा। तो कितनी हो गई? 5। बोलो कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ठीक है, तो उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आंख भी है। चलो, तो आंख भी ज्ञान कराएगी हमारे को वातावरण से, है ना? तो जब आंख भी हमारे को वातावरण से ज्ञान करा रही है तो आंख किसका ज्ञान कराती है? तो अपन जानते हैं कि आंख हमारे को, हमारे जो वातावरण है उसको रंग बिरंगा कलरफुल दिखाने में सहायता प्रदान करती है, यानी रंग बिरंगा दिखाने में सहायता करती है, जिसके कारण हमें रंगीन वस्तुएं दिखाई देती है। कोई नीली है, कोई पिंक है, कोई लाल है, कोई ब्लैक है, कोई हरी है। ठीक है, उनको दिखाने का प्रयास करती है। जैसे आप लोगों को देखो, बताओ ये कौन सा कलर का दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे यार ये कौन से कलर के गुड़? बताओ नीले रंग के। तो बताओ या पीले रंग के दिखाई दे रहे? बताओ किससे देखा आपने? तो आप कहोगे किससे देखा? आंखों से पता चला कि सर ये हल्के क्या हरे और पीले रंग के हैं। तो आंख अपन को दिखाई देने, जो आंख है वो वस्तुओं को कलरफुल दिखाने में तो सहायता प्रदान करती है। तो बताओ क्या कहेंगे कि वह ज्ञानेंद्रिय जिससे हमें वस्तुएं कलरफुल दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? मानव नेत्र कहा जाता है। तो क्या अपनी बस और मानव नेत्र की सबसे पहला टॉपिक आता है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र किसे कहेंगे? वह ज्ञानेंद्रिय, वह ज्ञानेंद्रिय जो हमें
संसार को रंगीन दिखाने में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है या रंगीन दिखाती है, या रंगीन दिखाती है। क्या कहलाती है बेटा? रंगीन दिखाती है। मानव नेत्र कहलाता है, कहलाता है। चलो ये मानव नेत्र हो गया। अब बेटा मानव नेत्र हो गया। अब मानव नेत्र की संरचना देखो कैसी होती है। तो मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है बेटा? अंडाकार। कैसी होती है? अंडाकार। अब आ जाते हैं देखो मानव नेत्र के बारे में। तो मैं आपको एक ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूँ। मानव नेत्र में क्या क्या भाग होता है। तो देखो सबसे पहला भाग ये मानव नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। मानव नेत्र लेंस हो गया। इसका यह आंतरिक भाग हो गया बेटा, ये मानव नेत्र का आंतरिक भाग हो गया, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं बेटा? रेटिना। फिर इसके ऊपरी भाग, इसका ऊपरी भाग लेता हूं। चलो ये इसका ऊपरी भाग ले लेता हूं। बोले क्या कहलाता है? ये इसका ऊपरी भाग हो गया। क्या कहलाएगा बताओ? ये इसका ऊपरी भाग हो गया। जो ये उभरा हुआ भाग होता है, ये उभरा हुआ भाग, इसे क्या कहते हैं बेटा? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये उभरा हुआ भाग हो गया, उभरा हुआ भाग हो गया। और इसके बीच में एक और परत होती है बेटा, एक और लेयर होती है। ये सबसे आंतरिक भाग हो गया, इसे रेटिना कह दिया अपन ने। फिर चलो एक और बात ले लेता हूं मैं। इसके बीच में से एक और भाग होती है, ये लो। एक और भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है बताओ? बाहरी भाग को श्वेत पटल, अंदर के भाग को रक्त पटल। ये हो गया। इस प्रकार का मानव नेत्र लेंस होता है। चलो मानव नेत्र होता है, सॉरी लेंस नहीं। तो ये सबसे बाहरी भाग है ना बेटा, ये क्या कहलाएगा? श्वेत पटल। श्वेत पटल। फिर अंदर का भाग हो गया, ये क्या कहलाएगा? रक्त पटल। और ये अंदर का भाग क्या कहलाएगा? दृष्टि पटल। या इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेटिना, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद ये पूंछे है ना, इस पे होती है क्या? तंत्रिकाएं, जिन्हें कहते हैं दृक तंत्रिकाएं, ठीक है। ये दृक तंत्रिका होगी। और मेरे मित्रों इसके ऊपर क्या हो जाती है? इसके जो रेटिना है ना, इसके ऊपर क्या होती है? इसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार की कोशिका होती है रेटिना के ऊपर, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है क्या? प्रकाश सुग्राही कोशिका या प्रकाश नाड़ी कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? आंतरिक भाग को इन्हें कहते हैं प्रकाश नाड़ी कोशिका। प्रकाश नाड़ी कोशिका हो गई या प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद का आगे का भाग हो जाओ। चलो आगे का भाग है ना, ये बोलिए क्या कहलाएगा? ये कहलाता है मानव नेत्र लेंस, ठीक है। ये मानव नेत्र लेंस हो गया। और इसका ऊपर का भाग जो आगे वाला भाग है, ये क्या कहलाता है? कॉर्निया। उभरा हुआ भाग होता है, उसे कहते हैं कॉर्निया, ठीक है बेटा। क्या कहलाता है? कॉर्निया।
और कोर्निया के पीछे क्या होता है बेटा, एक आपने देखा होगा एक ऐसा काला भाग होता है, ऐसा वाला काला काला भाग होता है पूरा पूरा कोर्निया के पीछे, ऐसा वाला ये वाला भाग, ठीक है। ये काला वाला भाग होता है ना, जिसे क्या कहा जाता है, पारितारिका, पारितारिका, और अंग्रेजी में तो आइरिस, क्या कहा जाता है, आइरिस, ठीक है। आइरिस हो गया। और मेरे मित्रों फिर देखो आगे की तरफ देखते हैं, आइरिस हो गया ये। अब इस आइरिस के बीच में यहां पर ऐसा वाला एक गोल सा चक्र और होता है, ये लो ऐसा वाला लेंस और होता है बीच के अंदर, है ना, जिसमें से प्रकाश प्रवेश करता है, ये गोल ऐसा वाला, है ना, अंदर गोल सा चक्र और होता है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है, बेटा बोलो, उस गोल चक्र को क्या कहा जाता है, बोलो, पुतली। और इस पुतली के माध्यम से तो प्रकाश कहां प्रवेश करता है, मानव नेत्र लेंस में। इस पुतली के से होकर यानी कि यहां से होकर कहां प्रवेश करता है, मानव नेत्र लेंस में प्रवेश करता है, ऐसे। और जब नेत्र लेंस में प्रवेश करता है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है, जब भी हमें वस्तु दिखाई देती है। चलो देखो मैं बात बता रहा हूं इससे कैसे होता है। ये देखिए पारितारिका, ऐसी गोलाकार भाग है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, पुतली, ये। अब ये क्या होती है, पारितारिका, ये मानव नेत्रों जैसा, तो ये भाग कहलाता है, ये कहलाता है पारितारिका, तारिका, है ना, या आइरिस, ठीक है बेटा। और अब ये जो बीच का भाग होता है इन्हें कहते हैं पुतली। अब ये पारितारिका क्या करती है, जैसे हम अंधेरे में जाते हैं ना, तो वैसे क्या कर देती है, जैसे अंधेरे में गए तो खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, तो इसकी पुतली की साइज को बढ़ा दे देती है, यानी बड़ी हो गई ऐसे। और जब उजाले में आएंगे तो ये क्या होती है, पारितारिका क्या कर देती है, इस पुतली की साइज को घटाकर छोटा कर देती है। तो पुतली की साइज को बढ़ाने का काम कौन करता है, पारितारिका कौन करती है। तो ये क्या होती है, अपारदर्शी, पारितारिका क्या होती है, अपारदर्शी होती है, और जबकि पुतली क्या होती है, पारदर्शी, है ना। तो पुतली की साइज को बढ़ाने का काम कौन करता है, आइरिस या पारितारिका करती है। अब देखो समझते जाओ फटाफट। श्वेत पटल लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि पाठ से चल रही बेटा, लिखने में समय लगता है, समझो ध्यान से। श्वेत पटल तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, क्या कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है। ये क्या कार्य करता है, ये हमारी आंख की गोलाई को बनाए रखता है तथा बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। आघात यानी चोट वोट नहीं लगी, आंख फूटे नहीं, तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे श्वेत पटल कहते हैं। फिर श्वेत पटल के बीच में, रेटिना और श्वेत पटल के बीच में क्या हो जाता है ना, एक नाड़ी कोशिकाएं पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, जिन्हें रक्त पटल कहा जाता है। यानी कि क्या कहा मैंने, रेटिना और श्वेत पटल के बीच में एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिन्हें रक्त पटल कहा जाता है। ये क्या कार्य करती है, ये जो मानव नेत्र है ना, इन मानव नेत्र की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, पोषण पहुंचाती रहती है, तथा मानव नेत्र को नम बनाए रखने का कार्य भी होता है। अर्थात इसी के द्वारा रक्त और जो तरल जल है वो इसी के माध्यम से आता रहता है। फिर तीसरी बात आती है क्या, और इसका एक और काम है रक्त पटल का। रक्त पटल क्या कार्य करता है, जो हमारे अंदर में प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है ना, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि वो प्रकाश वापस से परावर्तित होकर आने वाला नहीं है। अगर परावर्तित होकर आता तो हमारे अंदर का जो है आंख के अंदर जो भी वस्तु है वो सब हमें दिखाई देती, क्योंकि जब प्रकाश अंदर गया तो वो बाहर थोड़ी आता है, नहीं, उसको रक्त पटल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर तीसरा भाग कौन सा है, मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग कौन सा है, उसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं बेटा, रेटिना या दृष्टि पटल। अब ये क्या होता है सर,
तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। ठीक है, रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब इसके ऊपर बनता है, किसके ऊपर? रेटिना या दृष्टिपटल के ऊपर। तो किसी भी वस्तु का बिंब या प्रतिबिंब है वो किसके ऊपर बनता है? क्या कहा मैंने? किसी भी वस्तु है या बिंब है उसका प्रतिबिंब किसके ऊपर बनता है? रेटिना के ऊपर। कैसा बनता है बेटा? हाँ, वास्तविक और उल्टा। तो उसपे क्या होती है? प्रकाश नाड़ी कोशिकाएं होती है। ये प्रकाश नाड़ी कोशिकाएं उस प्रतिबिंब को सूचनाओं में बदल देती है और उसका सीधा प्रतिबिंब बना देती है, यानी उसको सीधा करके सूचनाओं में बदल देती है। और सूचनाओं में बदलने के बाद में वो कहां पहुंचा देती है? दृक तंत्रिकाओं के पास उन सूचनाओं। और दृक तंत्रिकाएं क्या करती है? विद्युत आवेग उत्पन्न करते हुए विद्युत आवेग की दर से उस प्रतिबिंब को जो सूचना में बदला गया था उसको लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। वो कौन करती है? दृक तंत्रिकाएं। फिर उसके बाद में क्या आगे की तरफ चलेंगे? तो आगे की तरफ चलेंगे ना, तो यहाँ आती है पक्षमायु पेशियां। इस जगह पर मानव नेत्र लेंस और पेशियों को जोड़ने वाली भाग कहलाता है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? पक्षमायु पेशियां। क्या कहा जाता है? पक्षमायु पेशियां। पक्षमायु पेशियां ये क्या कार्य करती है बेटा? देखो ये क्या कार्य करती है बेटा? जो ये पक्षमायु पेशियां है ना, ये लेंस की साइज को बढ़ाने, लेंस की साइज को देखो ऐसे बढ़ाने का और घटाने का, लेंस की साइज को बढ़ाने का घटाने का, लेंस की साइज को बढ़ाने का घटाने का कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार वाला खींच गए तो लेंस की साइज बढ़ गई और क्या होगा और अगर ढीली हो गई तो लेंस की गोलाकार साइज बढ़ा देती है। तो लेंस की साइज को घटाने बढ़ाने का कार्य कौन करती है? पक्षमायु पेशियां। ठीक है, उसके बाद में आ गया क्या? मानव नेत्र लेंस। तो मानव नेत्र लेंस के साथ जानते हो आप लोग, हाँ, ये एक प्राकृतिक संकोचनशील उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है, प्राकृतिक संकोचनशील उत्तल लेंस होता है, जिसके जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनाता है। उसके बाद में आ गया क्या? पुतली और कॉर्निया। तो सबसे पहले कॉर्निया समझते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है? मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे क्या होता है? पारितारिका। कॉर्निया के पीछे क्या होता है? पारितारिका। ये एक अपारदर्शी होती है जो क्या करती है? पुतली की साइज को छोटा या बड़ा करने में सहायता करती है। अर्थात यदि हम धूप में हैं तो पुतली की साइज को छोटा कर देते हैं, प्रकाश कम प्रवेश करता है, और यदि अंधेरे में है तो पुतली की साइज को बढ़ा देती है, जिसके कारण प्रकाश ज्यादा अंदर प्रवेश कर सके। अर्थात कुल मिला के बात एक पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। कौन? पारितारिका आइरिस। फिर आती है पुतलियां। क्या आती है बेटा? पुतली। और पुतली क्या होती है? कि पुतली क्या होती है? ये पारदर्शी होती है, पारदर्शी, और इसी के द्वारा प्रकाश या वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु का प्रकाश या कोई भी वस्तु है उसका प्रकाश इसी के द्वारा मानव नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। तो ये एक पारदर्शी है और पारितारिका के पीछे स्थित होती है। पारितारिका के पीछे स्थित जो पारितारिका इसका साइज को घटाने बढ़ाने का कार्य करती है। आगे बात समझे। और इसके बीच में एक क्या होता है? तरल द्रव्य होता है इन दोनों के बीच में, यहाँ जिन्हें क्या कहा जाता है? नेत्रोद द्रव्य, यानी नेत्र द्रव है ना। ये क्या कार्य करता है? नेत्रोद द्रव ये क्या कार्य करता है? कॉर्निया की गोलाई को बनाए रखने का कार्य करता है। जो कॉर्निया है द्रव भाग उसको बनाए रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से मानव नेत्र की क्रियाएं होती है हमारे शरीर के अंदर। आगे बात समझे। उसके बाद आता है बेटा आगे अगला टॉपिक आता है हमारे पास समंजन क्षमता। क्या आती है बेटा? समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता क्या होती है बताओ? जैसे आप लोग अंधेरे में हो तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई रहती है, और जब आप उजाले में जाते हो तो आंखें छोटी हो जाती है। तो बताओ बड़ी और छोटी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि उजाले के अंदर हमारा प्रकाश हमारी आंखों में ज्यादा प्रवेश करता है, इस कारण से छोटी हो जाती है, जबकि अंधेरे में प्रकाश कम प्रवेश करता है, इसलिए आंखें बड़ी हो जाती है। तो जब आंखें बड़ी और छोटी होती है ना, तो उसको अपने आप को समायोजित करने की क्षमता को करने की क्षमता क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। तो मैं अभी रहा हूं समंजन क्षमता। जो छोटी परिभाषा है उनको तो लिखा दूं मैं। समंजन क्षमता
किसे कहेंगे बेटा समंजन समता? मानव नेत्र की ऐसी समता जो वस्तु को उसकी दूरी के अनुसार समायोजित कर लेती है, उसकी दूरी के अनुसार समायोजित कर लेती है, योजित कर लेती है, समायोजित कर लेती है, समायोजित कर लेती है, उसे ही समंजन समता कहते हैं। समता कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यदि हम धूप में है तो हमारे अंदर आंखों पर ज्यादा प्रकाश प्रवेश ना करे, इसलिए पुतले की साइज को छोटा कर दिया जाता है और अंधेरे में आते पुतले की साइज बढ़ जाती है। तो अपने आप खुद को समायोजित करने की क्षमता तो है ताकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बन सके। तो बेटा आगे बात समझ में, समायोजित समंजन समता किसे कहते हैं? मानव नेत्र की ऐसी समता जो वस्तु को उसकी दूरी के अनुसार समायोजित कर लेती है, समायोजित कर लेती है, उसे समंजन समता कहते हैं। अब आती है समंजन समता के लिए। समंजन समता के लिए क्या आते हैं? दो बिंदु आते हैं। एक आता है निकट बिंदु और एक आता है बेटा क्या? दूरस्थ बिंदु। तो निकट बिंदु और नंबर 2 आता है दूरस्थ बिंदु। तो निकट बिंदु किसे कहते हैं और दूरस्थ बिंदु किसे कहते हैं? तो देखो नंबर 1 निकट बिंदु। तो बेटा निकट बिंदु किसे कहते हैं? निकट बिंदु जैसे ये हमारे मानव नेत्र है, ठीक है, ये उल्टा पड़ा मानव नेत्र, ठीक है, ये मानव नेत्र मान लेते हैं, ठीक है, कल्पना कीजिए, ठीक है, ये मानव नेत्र है। अब मैं यहाँ पर कोई वस्तु रख रहा हूं तो वह वस्तु को मैं इस प्रकार रखूं कि वो वस्तु को स्पष्ट रूप से ये नेत्र देख सके, यानी न्यूनतम दूरी पर रखूं ताकि ये वस्तु स्पष्ट रूप से दिख सके। अगर इसे ज्यादा पास रहे तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो उसे क्या कहेंगे? निकट बिंदु। तो क्या कहेंगे? देखो किसी वस्तु की मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु स्पष्ट रूप से दिख सके उसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहा जाता है। तो क्या परिभाषा हो गई? बोलो, ये वस्तु है ना, और ये नेत्र है और ये इसके बीच की न्यूनतम दूरी है, दूरी। तो क्या कहेंगे? वस्तु की मानव नेत्र से क्या परिभाषा हो गई? वस्तु की मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी वस्तु की मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिसे नेत्र स्पष्ट रूप से देख सके, स्पष्ट रूप से देख सके उस न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं बेटा? निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु हो गया। अब आता है बेटा क्या? दूरस्थ। बताओ निकट बिंदु कितना होता है? मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब आ जाती है दूरस्थ बिंदु। क्या आ जाता है बेटा? निकट बिंदु हो गया। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास दूरस्थ बिंदु। तो ये भी वही बात है,
क्या है, वस्तु की वह अधिकतम दूरी, सेम वही है। क्या लिखेंगे अपन, न्यूनतम दूरी क्या लिखेंगे, अधिकतम। वस्तु की मानव नेत्र से वह अधिकतम दूरी जिसे नेत्र स्पष्ट रूप से देख सके उसे अधिकतम दूरी कहते हैं या दूरस्थ बिंदु कहते हैं। उस न्यूनतम उस अधिकतम दूरी को दूरस्थ बिंदु कहते हैं। और इसकी कितनी होती है, अनंत। कितना होता है, अनंत। क्या परिभाषा होगी, क्या हो गया, वस्तु की, इसकी परिभाषा है दूरस्थ बिंदु की। वस्तु की क्या लिखेंगे, वस्तु की मानव नेत्र से वह अधिकतम दूरी जिसे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे दूरस्थ बिंदु कहते हैं। उसे दूरस्थ बिंदु कहते हैं। और मानव नेत्र का दूरस्थ बिंदु कितना होता है, मानव नेत्र का दूरस्थ बिंदु कितना होता है बेटा, बोलो। मानव नेत्र का दूरस्थ बिंदु कितना होता है, बिंदु अनंत होता है। अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। क्या बात समझ आ गई। एक छोटी सी परिभाषा और हो गई लगे बेटा, वो क्या है, देखो छोटी सी परिभाषा क्या है, दृष्टिप्रास। दृष्टिप्रास इंपोर्टेंट है बेटा, मार्क कर लेना। दृष्टिप्रास किसे कहते हैं, निकटतम बिंदु और दूरस्थ बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिप्रास कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, मानव नेत्र की निकटतम बिंदु और दूरस्थ बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिप्रास कहलाता है। दृष्टिप्रास कहलाता है। दृष्टिप्रास हो गया। हाँ, क्या बात समझ आ रही बेटा हो। हाँ, मेहनत और ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करते रहना है, ऐसे नहीं कि नींद आ गई, नहीं बेटा, क्योंकि ये आपका पास्ट रिवीजन है। ऐसे थोड़ी सोना है, नहीं, हमारी आस और हमारी उम्मीद तुम्हारे माँ बाप के साथ बनी हुई है। ऐसे थोड़ी सोना है, नींद मत मान लेना, बस कुल मिला के बात ये है। आगे बात समझ बेटा है। चलो, दृष्टिप्रास से कहते हैं निकट बिंदु और दूरस्थ बिंदु के बीच का अंतर क्या कहलाता है, दृष्टिप्रास कहलाता है। चलो अब बेटा पढ़ना है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछने जा रहा हूं। एक आंख की अपेक्षा दोनों आंखों से देखना सुविधाजनक क्यों होता है, सुविधाजनक क्यों होता है, बताओ आंसर देगा। एक आंख की अपेक्षा, भाई आप देख तो पा रहे, एक आंख से भी देख पा रहे हो, है ना। तो अपन एक आंख की क्यों नहीं देखो, भगवान दो आंखें क्यों दी, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक आंख की अपेक्षा दोनों आंखों से देखना सुविधाजनक क्यों है। तो देखो हाथ लगाओ आंख पे, अब कंपैरिजन करो ऐसे, मतलब आप देखोगे कि सर मैं एक आंख से 150 डिग्री के एंगल पे वस्तुओं को देख पा रहा हूं, जबकि दोनों आंखों से मैं 180 डिग्री के एंगल पे देख पा रहा हूं। तो यानी कि उसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ सके, क्या कर सकते हैं, इसलिए सुविधाजनक होता है क्योंकि दोनों आंखों से उसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। अर्थात
150 डिग्री एंगल की अपेक्षा हम 180 डिग्री एंगल पर देख सकें। इसलिए भगवान ने हमें कितनी आंखें दी है? 2। अर्थात एक आंख से देखने की अपेक्षा दोनों आंखों से देखना अधिक सुविधाजनक होता है। क्योंकि मान लीजिए इधर से कोई आतंकवादी आ गया, तो इधर से गोली चला रहा हो, आप 150 डिग्री के एंगल पर देख पा रहे हो, और इधर कोई आतंकवादी आ गया, इधर खड़ा हो और इधर से गोली चला दी, तो हाँ, या इधर से कोई चोर डकैत आ गया हो, आपको तो कितना डिग्री दिखेगा? ऐसे 150 डिग्री के लिए यही होता है। तो आपको यहाँ तक की वस्तु दिखेगी, अब इधर तो दिखाई नहीं दी, हमारा इधर से कोई गोली चला देता आपको, तो इसलिए क्या होता है? क्योंकि एक आंख से हम 150 डिग्री के एंगल पे देख पाते हैं, जबकि दोनों आंखों से हम 180 डिग्री के एंगल पे देख पाते हैं, अर्थात उसका दृष्टि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस कारण से दोनों आंखों से देखना हमारे को सुविधाजनक रहता है। तो क्या आंसर आएगा? आंसर क्या होगा बेटा? स्टार लगा लेना इसको, बोलो क्या है? एक आंख से हम 150 डिग्री के कोण तक की 150 डिग्री के कोण 150 डिग्री के कोण वाले क्षेत्र को भी देख पाते हैं, जबकि दोनों आंखों से 180 डिग्री के कोण तक की 180 डिग्री के कोण तक के क्षेत्र को देखते हैं। इस कारण दोनों आंखों से अधिक क्षेत्र की वस्तुएं दिखाई देती है। अधिक क्षेत्र की वस्तुएं दिखाई देती है। इसलिए दोनों आंखों से देखना सुविधाजनक होता है। ठीक है, लिख लेना। इसलिए दोनों आंखों से देखना सुविधाजनक होता है। आगे भाषण में अब आता है बेटा मानव नेत्र के दोष। मानव नेत्र के दोष, बोलो मानव नेत्र के दोष किसे कहेंगे? मानव नेत्र के दोष किसे कहेंगे? के दोष तो अतः मानव नेत्र के दोष। बेटा मानव नेत्र के दोष, तो दोष यानी क्या होता है आप जानते हो? दोष यानी दोष, हाँ, या विकार। बोलो क्या होता है? दोष का अर्थ होता है विकार, है ना? यानी कि मानव नेत्र में कुछ ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना? ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसके कारण हमें या तो वस्तु दिखाई नहीं देती या धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसे विकार को क्या कहा जाता है? दोष। क्या कहा जाता है? दोष। तो क्या रखेंगे परिभाषा? मानव नेत्र में कुछ ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण हमें वस्तुएं या तो दिखाई देना बंद हो जाती है या तो दिखाई देना बंद हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाती है या धुंधली दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। ऐसे विकार को बोलो, ऐसे विकार को
को दोष कहते हैं, दोष कहते हैं। अब दोष कितने प्रकार के होते हैं? दोष कितने प्रकार के होते हैं बेटा? यानी कि दोषों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं दोष? तो भी बताया करते हैं बटे 4। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, तीसरा कौन सा आ गया? तीसरा कौन सा आ गया बेटा? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो दोष कितने प्रकार होते हैं? 4। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। अब एक एक को पढ़ते हुए जाते हैं। नंबर 1 पहला कौन सा बेटा? निकट दृष्टि दोष। बेटा इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, निकट दृष्टि दोष। ये सारे दोष इंपॉर्टेंट है और जिनमें 2 तो इंपॉर्टेंट ही है। क्लियर है? तो निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? तो देखो बेटा, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? निकट प्लस दृष्टि प्लस दोष। दोष को क्या करना है? गोली मारना है। दोष को क्या कर दिया? गोली मार दिया। तो निकट यानी क्या होता है? पास। दृष्टि यानी क्या होता है? दिखाई देना, दिखाई देना। तो क्या परिभाषा हो गई कि मानव नेत्र का ऐसा दोष, मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। क्या कहा मैंने? मानव नेत्र का ऐसा दोष, मानव नेत्र का ऐसा दोष, ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की, ऊपर लिख देता हूं, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये निकट दृष्टि दोष हो गया बेटा। क्या कहा मैंने? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट यानी कि पास, दृष्टि यानी दिखाई देना, अर्थात मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तु तो दिखाई देती हो लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हो। निकट यानी पास, दृष्टि यानी दिखाई देना, पास की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे चित्र बनाना है, जैसे ये माना कि मानव नेत्र है, ठीक है, ये मानव नेत्र हो गया, ठीक है बेटा। और माना कि कोई वस्तु पास में है, इसे वस्तु से छोटी बनाना, वस्तु इस लेंस से छोटी बनाना है बेटा। ये लो, यहां से प्रकाश आया, ये लो, ठीक है। अब प्रतिबिंब के साथ कहां प्रतिबिंब बनाएगा? रेटिना पर। इसका प्रतिबिंब रेटिना में बढ़ रहा है जब वस्तु पास हो, यानी तो जब वस्तु पास हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर। ये रेटिना है, जब तो वस्तु दिखाई देगी। अब जब वस्तु दूर ले जाए तो देखो बेटा, ये दूर ले लें, वस्तु को दूर पर रखी जाए, अधिक दूरी पर, तो बताओ प्रकाश इससे आएगा क्या? इससे प्रकाश आएगा। अब बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो सर जब दूर वस्तु रखी गई प्रतिबिंब रेटिना से पहले बढ़ जाएगा। ये लो, यहां रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया। अब क्या आपको वस्तु दिखाई देगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया।
प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसका निवारण। तो यानी कि कौन सी वस्तु, जब वस्तु दूर हो, जब वस्तु दूर हो। अब क्या करना है, इसका निवारण। तो निवारण लिख दो। निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे लेंस का उपयोग करना है जो प्रकाश को फैला सके, प्रकाश को फैला सके। तो निवारण के लिए बता, कौन सा लेंस प्रकाश को फैलाता है, कौन सा लेंस प्रकाश को फैलाएगा, अवतल लेंस। इस लेंस से छोटा रखना है अवतल लेंस को, ये लो। ठीक है, कौन सा लेंस प्रकाश को फैलाता है बेटा, अवतल लेंस। अब बताओ प्रकाश आएगा इससे, ये लो, इधर से आया। ठीक है, वस्तु का अब क्या करेगा, ये प्रकाश को फैलाएगा। तो कुछ तो ऐसे चला गया और कुछ ये लो। अब क्या होगा, ये प्रकाश कहां प्रवेश करेगा, ये अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है। और जब रेटिना पर बन पाता है तो हमें वस्तु दिखाई देगी, हमें वस्तु दिखाई देगी। तो कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस। तो बताओ क्या लिखेंगे, बोलो। निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निवारण के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाता है। ये तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अब आती है दूर दृष्टि दोष की बात, कि दूर दृष्टि दोष। अब आता बेटा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, कि मानव नेत्र का, देखो वैसे ही देखो, तुम याद ब्रेक के साथ में। ठीक है, बताइए थोड़ी देर पहले, क्या दूर प्लस दृष्टि प्लस दोष, दोष को गोली मारना है। दूर यानी दूर, दृष्टि यानी दिखाई देना। तो क्या हो गया कि दूर की वस्तु दिखाई देगी, है ना। तो क्या होगी परिभाषा, मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हो, जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बात आ गई दूर दृष्टि दोष की बेटा। चलो, जैसे यानी कोई वस्तु दूर है, कोई वस्तु दूर है, ये दूर कोई वस्तु ले लेते हैं, यहां से प्रकाश आया, बिल्कुल सर, ये लो मुख्य अक्ष के समांतर, कहां प्रतिबिंब बनाएगा, रेटिना पर, ये रेटिना प्रतिबिंब बना रहा। ठीक है, तो देखो जब वस्तु दूर हो, जब वस्तु दूर हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पर, ये प्रतिबिंब रेटिना पर है, प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है।
तो वस्तु दिखाई देगी, है ना। अब आ जाओ जब वस्तु क्या हो, पास में हो, तो अब बताओ वस्तु पास में हो तो क्या होगा, ये लो, अब वस्तु पास में रखो यहाँ पर, बताओ क्या आएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना से पीछे, कहाँ बनेगा, रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। और जब रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बन रहा है इस जगह पर, है ना, तो बताओ वस्तु दिखाई देगी क्या, नहीं। तो ध्यान रखिए जब वस्तु पास हो, प्रतिबिंब कहाँ आता है, रेटिना के बाद, प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, तो वस्तु दिखाई नहीं देती है, वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब क्या किया जाए सर, हमें ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता हो, तो बताओ कौन सा लेंस है, निवारण, निवारण, बताओ कौन सा लेंस लगाएंगे अब, तो देखो ये आ गया मानव नेत्र। अब बताओ कौन सा लेंस है जो प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता हो, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। ये केंद्रित किया, ये केंद्रित किया, अब इसको प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, है ना, प्रतिबिंब कहां पर जाएगा, रेटिना पर। तो कौन सा लेंस लगाएंगे बेटा, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। बात आ गई दो दोष और कौन से, मोतियाबिंद और जरा दृष्टि दोष। तो आ जाता है, देखो बताओ नंबर 1 कौन सा आ जाता है, जरा दृष्टि दोष। कौन सा आता है, जरा दृष्टि दोष। जरा मुझे इधर से ना देखो, दूर से ना देखो, पास से भी ना देखो, दूर से भी ना देखो, तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष। तो क्या कहता है जरा दृष्टि दोष, कि हे दुष्ट राक्षस, ना तो मुझे दूर से देख ना पास से देख, अर्थात ना तो उसको दूर से दिखाई देगी ना पास से दिखाई देगी, ऐसे दोष को क्या कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दोष। तो क्या कहेंगे, ऐसा दोष जिसमें ना तो वस्तु पास की दिखाई देती है, दिखाई देती है, ना तो वस्तु पास की ना दूर की दिखाई, दोनों दूर का, ना तो वस्तु पास की दिखाई देती है, ना ही वस्तु दूर की दिखाई देती है, देती है। ना तो वस्तु पास की दिखाई देती बेटा, और ना ही वस्तु दूर की दिखाई देती है। ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण अब चित्र बना के नहीं करते बेटा, इसका डायरेक्ट ऐसे लिखो निवारण, क्या लिखते हैं, द्विपॉक्सी लेंस, द्विपॉक्सी लेंस, द्विपॉक्सी लेंस लगाता है, द्विपॉक्सी लेंस लगाता है। द्विपॉक्सी लेंस में कौन कौन सा आता है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ कौन सा लगाते हैं, आउटर लेंस, और अंदर की तरफ कौन सा लगाते हैं बेटा, उत्तर लेंस। तो दोनों लेंस हो गए, तो इसलिए द्विपॉक्सी लेंस हो गया। फिर एक बटा लास्ट पार्ट वर्ड आता हमारे पास में मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है बताओ, मोतियाबिंद क्या होगा, बढ़ती हुई आयु के अनुसार, बढ़ती हुई आयु के अनुसार क्या हो जाता है, मानव नेत्र लेंस के ऊपर सफेद पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण न तो वस्तु साफ दिखाई देती है न धुंधली दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि अधिकतर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, इसके कारण वस्तु कैसे दिखाई देगी, धुंधली, बिल्कुल धुंधली नहीं दिखाई देगी नहीं।
क्या कहा, बढ़ती हुई आयु के अनुसार मानव नेत्र लेंस के ऊपर सफेद पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण अधिकतर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जिसके अब जब परावर्तन हो गया, परावर्तन मतलब वापस लौट गया प्रकाश, तो बताओ जब अपवर्तन नहीं हुआ तो प्रतिबिंब रेटिना पर कैसे बनेगा, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोस्तों क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद। क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद। तो क्या कहेंगे, बढ़ती हुई आयु के आयु के अनुसार मानव नेत्र लेंस पर सफेद पानी जमा हो जाता है, सफेद पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण अधिकतर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, अधिकतर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जब स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसी दोष को क्या कहा जाता है, ऐसे दोष को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। ऐसे दोष को मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद हो गया बेटा। हाँ चलो बताओ उपचार क्या करोगे, निवारण क्या करोगे, शल्य क्रिया द्वारा मानव नेत्र लेंस को हटा दिया जाता है, शल्य क्रिया द्वारा मानव नेत्र लेंस को हटा दिया जाता है और कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, शल्य क्रिया द्वारा मानव नेत्र लेंस को हटाकर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। क्या बात समझ में आ गई बताइए। इस प्रकार से हमारे पास में निवारण हो गया दोषों का पूरा, यानी चारों दोष हो गया उसका निवारण। तो बेटा ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए, तो आपको अच्छे प्राप्त करने से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, धन्यवाद।